गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया सिलोजिज्म के प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड करा दिए हैं। और जो सिलॉक्स चैप्टर है उसमें आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो क्लास क्वेश्चंस कर है ना, सिर्फ क्लास क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज मैंने अपडेट किए हैं, 200 क्वेश्चन है पीवाईक्यूज। बस ये प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिलोजिज्म में, कुछ भी। ठीक है, बस ये कर लो आप लोग। हाँ, क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपकी क्लास अब कितने बजे है? 4 बजे। क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है। हाँ जी, क्लास नहीं चल रही है, अब तो लाइव होगी क्लास। बहुत दिनों बाद लाइव क्लास अटेंड करने आया हूँ। हम्म, क्लास लाइव हो चुकी है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी जो चैप्टर है रीजनिंग में, बेसिकली ये इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है। आप सोचो कि जैसे कि हमने पढ़ा था डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूबन, क्यूबॉइड या बाकी कुछ भी जो हमने पढ़ा हो, ठीक है, उसकी तरह डेटा सफिशिएंसी नहीं है। डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है ना, डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है जिसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़े जिसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़े पर्याप्तता। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़े पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी। तो ये जो टॉपिक है ना, डेटा सफिशिएंसी, हाँ जी, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है। बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी तक रीजनिंग में, वो सारे टॉपिक डेटा सफिशिएंसी के अंदर आते हैं। वो सारे के सारे टॉपिक डेटा सफिशिएंसी के अंदर आते हैं। जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो डेटा सफिशिएंसी के अंदर है। डेटा सफिशिएंसी एक टाइप है क्वेश्चंस को पूछने की, है ना। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ सकता है। कैलेंडर का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ सकता है। क्लॉक का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ सकता है। समझ रहे हो? और मैं आपको बताऊं कि डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में डायरेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, रैंकिंग का क्वेश्चन आ सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली डेटा सफिशिएंसी अलग से कोई चैप्टर नहीं है। आप सोचो कि डेटा सफिशिएंसी कोई अलग से चैप्टर है, डेटा सफिशिएंसी अलग से कोई टॉपिक नहीं है। समझ रहे हो? ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम में। और किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो बस आपको ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। डेटा सफिशिएंसी में क्या करना है? आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन। सिलॉक्स के पीवाईक्यूज क्वेश्चन की कल मैंने आपको प्रैक्टिस कराई तो थी, है? कल हमने प्रैक्टिस कराई थी ना। तो डेटा सफिशिएंसी में बस आपको ना ऑप्शंस चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। आपको ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है बस। डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है। ये मत सोचो कि मैं अलग से कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, कोई टॉपिक ही नहीं है। जो भी कुछ आपने रीजनिंग में पढ़ा है वो क्वेश्चन बेटा डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 46 में डॉक्टर डॉक्टर को कैसे काटा जबकि दोनों कॉमन डॉक्टर की वैल्यू 50 है। क्वेश्चन नंबर 46 में डॉक्टर डॉक्टर को नहीं काट सकते, दोनों डॉक्टर की वैल्यू 50 है। जरा मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की जो आप बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गोविंद को हमने ये पीडीएफ भेजी थी सिलोजिज्म की। क्वेश्चन नंबर 46, पता नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। एक बच्चा कह रहा है डॉक्टर डॉक्टर को कैसे काटा। ओ भाई, ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब होता है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। अगर केवल लड़कों को ही तुम डॉक्टर बना रहे हो, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बना रहे हो, इसका मतलब सारे डॉक्टर लड़के हैं। तो ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। तो वहां पे डॉक्टर की जो वैल्यू है वो 100 है, 50 नहीं है। ओनली वाले सेंटेंस में
है ना जी। उसमें ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। यूट्यूब पर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस शुरू करेंगे बेटा, जल्दी शुरू करेंगे, चिंता मत करो। हाँ, सीजीएल में आता है ये टॉपिक, क्यों नहीं आता सीजीएल में? सीजीएल मेंस में भी आता है। हाँ, यूट्यूब पर भी शुरू करेंगे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, जल्दी शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल पर। सीता के पास कितनी चॉकलेट है? कोई मुझे बताएगा सीता के पास कितनी चॉकलेट है? इस बात का जवाब देने के लिए मुझे किस विकल्प की जरूरत है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे? किस विकल्प की जरूरत है? सीता के पास कितनी चॉकलेट है? सीता के पास कितनी चॉकलेट है, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे किस विकल्प की जरूरत है? सर पहला विकल्प है, पहला विकल्प है, अभी के पास 10 चॉकलेट है जो गीता से 5 अधिक है। अभी के पास 10 चॉकलेट है, अभी के पास 10 है जो गीता से 5 अधिक है। गीता से 5 अधिक है, तो गीता के पास तो हो गई, गीता के 5 हो गई 5, और अभी के पास हो गई 10, यानी कि गीता से 5 अधिक। हाँ जी। सीता के पास श्वेता से 2 चॉकलेट अधिक है, जिसके पास गीता से 2 अधिक है। जिसका वर्ड, जिसके जिसके लिए वर्ड किसके लिए है? श्वेता के लिए। श्वेता से 2 चॉकलेट अधिक है, सीता के पास श्वेता से 2 चॉकलेट अधिक है, जिसके पास गीता से 2 अधिक है। श्वेता के पास गीता से 2 चॉकलेट अधिक है, और सीता के पास श्वेता से भी 2 अधिक है। ये श्वेता है और ये सीता है। सीता के पास श्वेता से 2 अधिक है, 7 और 2 9। तो बेटा, सीता के पास कितनी चॉकलेट है? पहले अकेले कथन से हमें पता चल गया सीता के पास कितनी चॉकलेट है। पहले अकेले कथन से हमें पता चल गया सीता के पास कितनी चॉकलेट है। होगी बेटा, होंगी, जल्दी होंगी। हाँ, हिमांशु, हिमांशु जल्दी होंगी। श्वेता है, श्वेता के पास गीता से अधिक चॉकलेट है, लेकिन अभी से कम है, जिसके पास 10 चॉकलेट है। दूसरे कथन से तुम नहीं बता सकते हो सीता के पास कितनी चॉकलेट है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सीता के पास कितनी चॉकलेट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। केवल कथन पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना? केवल पहला कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल पहला कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अरुण किस दिन छुट्टी लेता है, ये बताओ बेटा। अरुण किस दिन छुट्टी लेता है, जल्दी से बताओ, अरुण किस दिन छुट्टी लेता है? कम ऑन विच डे डज अरुण टेक हिज लीव? ऑन विच डे डज अरुण टेक हिज लीव? अरुण किस दिन छुट्टी लेता है? अरुण डज नॉट टेक हिज लीव ऑन वेंसडे। अरुण वेंसडे को छुट्टी नहीं लेता। अगर वेंसडे को नहीं लेता तो हमें क्या पता किस दिन लेता है? अरुण टुक हिज लीव इधर ऑन मंडे ऑन थर्सडे, हमें क्या पता? अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो भी हम नहीं बता पाएंगे कि अरुण किस दिन छुट्टी लेता है। नीदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर स्टेटमेंट सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ना तो कथन पहला, ना ही दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। भैया, अरुण बुधवार को छुट्टी नहीं लेता। अरुण ने ना या तो सोमवार या गुरुवार को छुट्टी ली है। मंडे थर्सडे में से कब ली है, दोनों कथनों को मिलाकर भी नहीं बता सकते। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा था? सी डी ई एफ, इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है, ये बताओ। सी डी ई एफ, इन चारों में कौन सबसे बड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है? पहले कथन की आवश्यकता है, दूसरे की, या दोनों को मिलाकर हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि सी डी ई एफ में कौन सबसे बड़ा है? ए बी सी डी ई एफ में कौन सबसे बड़ा है? ए बी सी डी ई एफ में कौन सबसे बड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, है ना, हमें किस कथन की जरूरत है? पहले की, दूसरे की, या दोनों की? जल्दी से बताओ। अगर मैं पहले कथन को यूज करके देखता हूं तो हमें पता चलेगा ए सी से बड़ा है। ए बड़ा है सी से, लेकिन बी से बड़ा नहीं है, लेकिन बी से छोटा है ए। डी सी से बड़ा नहीं है, डी सी से बड़ा नहीं है, यानी कि सी से छोटा है डी। अब ए बी सी डी ई एफ में कौन सबसे बड़ा है हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ई और एफ मिसिंग है। तो पहले कथन से पता नहीं चलेगा कि कौन सबसे बड़ा था। ए बी सी डी ई एफ में से कौन सबसे बड़ा है?
समझ रहे हो? डी वॉज ओल्डर देन बोथ ई एंड एफ। डी जो है दोनों से बड़ा है, डी जो है दोनों से बड़ा है, डी ई से भी बड़ा है और एफ से भी बड़ा है। तो अकेले दूसरे कथन से पता नहीं चलेगा कि ए बी सी डी ई एफ में कौन बड़ा है। अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों कथनों की इंफॉर्मेशन मिला दूं, तो मुझे ये पता चल गया बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, और डी किससे बड़ा है? ई और एफ से। डी किससे बड़ा है? ई और एफ से। अब दोनों कथनों को जोड़कर मुझे पता चल गया सबसे बड़ा कौन है? बी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कथन एक और कथन दो दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ जी, दोनों को मिलाकर ही प्रश्न का उत्तर निकलेगा, दोनों को मिलाकर ही, दोनों को मिलाकर ही प्रश्न का उत्तर निकलेगा, है ना? दोनों स्टेटमेंट की एक साथ जरूरत है हमें, दोनों कथनों की एक साथ जरूरत है। ये बताओ, पी क्यू आर एस टी समूह में 5 व्यक्ति हैं। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन टी? टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं? इस टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं? पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति हैं। ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये बताओ, टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं? टी किस नंबर पे आता है? ये जानकारी तुम्हें पहले कथन से मिली है या दूसरे से मिली है या दोनों को मिलाकर मिली है? ये बताओ, टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं, टी किस नंबर में आता है, ये जानकारी तुम्हें कहां से मिली है? जल्दी से बताओ, टी किस नंबर पे आता है? जल्दी से बताओ, टी किस नंबर पे आता है? जल्दी से बताओ, फटाफट से। अजी, कम ऑन। एनालिटिकल रीजनिंग में बेटा वो क्वेश्चंस आते हैं, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, इन्फरेंस, असर्शन, ये है ना डिसीजन मेकिंग, ये है एनालिटिकल रीजनिंग। जल्दी से बताओ बेटा, पी क्यू से लंबा है, पी जो है ऊपर आता है क्यू से, पी क्यू से लंबा है। जो कीवर्ड किसके लिए है? क्यू के लिए। क्यू केवल और केवल पी और टी से लंबा है, क्यू केवल और केवल पी और टी से छोटा है, पी और टी से छोटा। यानी कि क्यू केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, क्यू केवल 2 व्यक्ति से छोटा है पी और टी से, क्यू केवल 2 व्यक्ति से छोटा है पी और टी से, बस। तो पहले कथन से पता नहीं चला टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं। आर इज शॉर्टर देन पी, हु इज शॉर्टर देन टी? आर पी से नीचे आर है और
P इज शॉर्टर देन P, T से छोटा है, लेकिन इन तीनों के हिसाब से ये नहीं बता सकते T से लंबे कितने व्यक्ति हैं। बट अगर ये दोनों कथनों को आपस में जोड़ दें तो हमें पता चल गया P से लंबा T है, हमें पता चल गया P से लंबा कौन है, P से लंबा T है। तो बेटा हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन T, T से लंबे कितने व्यक्ति हैं, ये जानकारी हमें दोनों कथनों को मिलाकर ही पता चली, है ना। ये जानकारी हमें दोनों कथनों को जोड़कर ही पता चली जब हमने दोनों कथन आपस में जोड़ दिए। जब हमने दोनों कथन आपस में जोड़ दिए तभी हम ये जानकारी प्राप्त कर पाए, अदरवाइज हम ये जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। जब हमने दोनों कथन जोड़ दिए तभी हमें जानकारी मिली। इसके नोट्स कोई बनाने की जरूरत नहीं है, डेटा सफिशिएंसी के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। ये तो बस ऐसा ही छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सही से समझ आ जाएगा बच्चा। तुम ये समझो कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हमें पहले कथन की जरूरत है या दूसरे कथन की जरूरत है। हाँ जी बेटा, सी किस मंजिल पे रहता है। अब सी कौन सी मंजिल पे रहता है ये जानकारी हमें पहले कथन से मिलेगी या दूसरे से मिलेगी या दोनों को मिलाकर मिलेगी। अगर मान लो आपके पास सिर्फ पहला कथन है, आपके पास दूसरा कथन है ही नहीं, तो क्या आप बता सकते हो कि सी किस मंजिल पे रहता है। जरा चेक करके देखना पहले कथन से, ए डी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। ए देखो, एक दो तीन चार पांच मंजिल है, ए जो है डी के नीचे किसी एक मंजिल पे रहता है, जो सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है। जो वर्ड किसके लिए, डी के लिए, डी सबसे ऊपर रहता है, डी से नीचे कहीं पर भी ए है। क्या पहले कथन से, क्या पहली कथन की जानकारी से आप बता सकते हो कि सी किस मंजिल पे रहता है। अगर केवल अकेला पहला कथन पढ़ोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि सी किस मंजिल पे रहता है, क्योंकि पहले कथन से तो ये पता चला डी पहली मंजिल सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। डी जो है सबसे ऊपर है पांचवी मंजिल पे, 5 4 3 2 1, सबसे ऊपरी मंजिल पे डी है, बाकी सब नीचे है, बस इतना पता चला, है ना। अगर मान लो 5 4 3 2 1, मान लो अगर मैं दूसरा कथन अकेला पढ़ता हूँ, ई सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है, जो ना तो तीसरी और ना ही दूसरी मंजिल पे रहता है, जो कि वर्ड सी के लिए है। सी सी ना तो दूसरी पे है ना तीसरी पे है, और सी से 2 मंजिल ऊपर ई है। अच्छा, सी से 2 मंजिल ऊपर, सी चौथी मंजिल पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी से 2 मंजिल ऊपर पे ई नहीं रह पाएगा। सी पांचवी मंजिल पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी से 2 मंजिल ऊपर ई नहीं आ सकता। तो सी दूसरी तीसरी पे तो है नहीं, चौथी पांचवी पे आ नहीं सकता, तो 100% जो सी है वो पहली मंजिल पे है। तो बेटा सी किस मंजिल पे रहता है ये जानकारी हमें दूसरे कथन से प्राप्त हो गई है। सी किस मंजिल पे रहता है ये जानकारी कैसे पता चला। 5 फ्लोर है, ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं तो 5 ही तो फ्लोर होंगे, 5 फ्लोर है तो 5 ही तो फ्लोर होंगे। और इसी तरह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 5 है। तुम क्वेश्चन तो पढ़ लो, तुम पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, हैं भाई, बट। तो ये जानकारी ये जानकारी हमें केवल और केवल दूसरे कथन से प्राप्त हो चुकी है।
तो केवल कथन दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले कथन की जरूरत ही नहीं है, केवल कथन दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए भैया, 19 व्यक्तियों की एक सीधी रेखा में एल और के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं? एल और के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं ये बताओ। ये जानकारी हमें किस कथन से मिलेगी? एल और के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, ये जानकारी हमें किस कथन से मिलेगी? जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं क्या आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हो। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था बेटा। वाई, ये बताओ एल और के बीच में कितने व्यक्ति है? वाई स्टैंड्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। वाई एकदम एकदम किनारे पर है और 19 व्यक्ति हैं बेटा। 19 19 व्यक्ति का मतलब है वाई का जो नंबर है वो एक नंबर है। ठीक है। ओनली 5% स्टैंड बिटवीन वाई एंड के। तो ये के है। अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 की हो गई। ओनली 6% स्टैंड बिटवीन के एंड आर। के और आर के बीच में 6, तो के और आर के बीच की दूरी 7 हो गई। के और आर के बीच की दूरी कितनी हो गई? 7 हो गई। ओनली 4% स्टैंड बिटवीन आर एंड एल। अच्छा, आर और एल,
अब बेटा एल लेफ्ट में भी हो सकता है, एल राइट में भी हो सकता है, तो एल और के बीच में एग्जैक्टली कितने व्यक्ति हैं? एल यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो अकेले पहले कथन से पता नहीं चलेगा, क्योंकि एल यहाँ भी है यहाँ भी है। भैया आर और एल के बीच में चार व्यक्ति हैं, तो अगर चार व्यक्ति हैं, एक सेकंड, ये टोटल दूरी 20 की होगी, 20 की। एक सेकंड, टोटल दूरी 1 और 6 7 और 7 14। हाँ, चार व्यक्ति है ना, तो 5 की दूरी है, तो बेटा एल यहाँ भी आ सकता है और एल यहाँ भी आ सकता है, सही है। तो दो संभावनाएं हैं एल की। तो पहले अकेले कथन से पता नहीं चलेगा कि पहले अकेले कथन से पता नहीं चलेगा कि एल और के बीच में कितने हैं। दूसरा अकेला कथन यूज करके देखो। दूसरा, ये पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है, 19 व्यक्ति हैं, तो बेटा ये जो है वो बाईं ओर से भी 10 है और दाईं ओर से भी 10 है। 19 व्यक्ति हैं, टोटल दूरी 20 की हो गई। आई और जे के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। जे आई लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी। आई और जे के बीच में ये 10 है, ये 10 है, ये जे है। आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में केवल दो है। एक तरफ आई लेफ्ट में, तो इनके बीच की दूरी 3 हो गई, और एक तरफ आई राइट में, और इनके बीच की दूरी 3 हो गई। आई और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति है। आई एल के बाईं ओर है। आई और एल के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6। तो 3 दूरी ये, 3 दूरी 6, और जो आई है वो एल के लेफ्ट में है। आई और एल के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और आई एल के बाईं ओर खड़ा है। के जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के जो है जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आई है। जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के नहीं आ सकता। तो अगर मैं दूसरे कथन का इस्तेमाल करता हूं, तो दूसरे कथन से मुझे पता चल चुका है कि एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं। 6 और 3 9 और 3 12 की दूरी है, इनके बीच में 11 व्यक्ति हैं। तो अकेले अकेले दूसरे कथन से मुझे पता चला है। कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डाटा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ जी, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि केवल दूसरे कथन से आप बता सकते हो, केवल अकेले दूसरे कथन से बता सकते हो, केवल अकेले दूसरे कथन से बता सकते हो कि एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं। आपको पहले कथन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको पहले कथन की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पहले कथन की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ये सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8।
अच्छी, बनाओ बनाओ बेटा, क्वेश्चन को तुम बना लोगे। बेटा टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए समय समय पे रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। मुझे ये मत बताओ ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, मुझे बताओ किस विकल्प की जरूरत है। एक्स और एन में क्या संबंध है? एक्स और एन में क्या संबंध है? एक्स जे की माँ है। जे की मम्मी कौन है? एक्स है। टी का विवाह जेड से हुआ है, टी और जेड की शादी हो गई। एन जो है टी की बेटी है, टी की जो बेटी है वो एन है। जेड जे का भाई है। जे का भाई कौन है? जे का भाई जेड है। जेड की शादी टी से हुई है और इन दोनों की एक बेटी है एन। तो बेटा एक्स जो है एन से किस प्रकार संबंधित है? इसके पिता की माँ, और पिता की माँ होती है दादी। इसका मतलब पहले कथन से हमें पता चल चुका है कि एक्स और एन में क्या संबंध है। पहले कथन से हमें पता चल चुका है, पहले कथन से हमें पता चल चुका है कि एक्स और एन में क्या संबंध है। लेकिन हमें दूसरा कथन भी यूज करके देखना है। एक्स का विवाह वाई से हुआ है, एक्स और वाई की शादी हो गई। वाई जे का पिता है, वाई पिताजी है तो ये माता जी है, ये किसके पिताजी हैं? जे के। जे का विवाह एल से हुआ है, जे और एल की शादी हो गई। जे एन का चाचा है, ये चाचा है तो ये चाची होगी, ये किसके चाचा जी हैं? एन के, यानी कि इसके भाई का जो बच्चा है वो एन है। एल का कोई भाई बहन नहीं है, एल का कोई भाई या बहन नहीं है। तो ये बताओ बेटा एक्स का एन से क्या संबंध है? इसके पिता की माँ दादी है। तो चाहे तुम पहला कथन यूज करो चाहे तुम दूसरा कथन यूज करो, दोनों कथनों से हमें पता चल चुका है, दोनों कथनों से पता चल चुका है एक्स का एन से क्या संबंध है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा? द डाटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question। गलत ये होगा। The data either in statement first alone or in statement second alone sufficient to answer the question। या तो तुम पहले प्रश्न, या तो तुम पहले कथन से प्रश्न का उत्तर दे सकते हो या फिर तुम दूसरे कथन से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तुम दोनों कथनों में से कोई भी कथन यूज कर सकते हो प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दोनों कथनों में से कोई भी कथन का यूज कर लो। बेटा बोथ वाला तब ऑप्शन चूज करते हैं जब पहले कथन से आंसर नहीं आता, दूसरे से नहीं आता। अगर दोनों को मिलाकर आंसर आता तो हम यहाँ पे बोथ का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईदर और यूज होगा, क्योंकि तुम पहले कथन से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो और दूसरे कथन से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। दोनों में से कोई भी कथन का इस्तेमाल करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, है ना? चाहे बेटा एक्स और एन में संबंध अलग अलग आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंध अलग अलग आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू में मोबाइल में सबसे महंगा कौन सा है? ये जानकारी हमें किससे पता चलेगी कि सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है? टी केवल दो मोबाइल से महंगा है। मान लो सबसे महंगा मोबाइल नंबर एक पर है, उससे सस्ता नंबर दो, उससे सस्ता नंबर तीन, उससे सस्ता नंबर चार, उससे सस्ता नंबर पांच, और सबसे जो सस्ता है वो नंबर छह है। एक दो तीन चार पाँच छह, सबसे सस्ता सबसे महंगा। टी केवल दो मोबाइल से महंगा, ये केवल दो से महंगा है तो टी का नंबर चार है। टी केवल दो मोबाइल से महंगा है। एस आर से महंगा है। एस आर से महंगा है तो एस को ऊपर रखो, महंगी चीज ऊपर, लेकिन सबसे महंगा नहीं है। लेकिन जो एस है वो नंबर एक पे नहीं आ सकता। चलो, वी और वी केवल डब्ल्यू से महंगा है। देखो, वी केवल और केवल डब्ल्यू से महंगा है, वी केवल डब्ल्यू से महंगा है, वी केवल डब्ल्यू से महंगा है, यानी कि वी का नंबर पांच है। वो केवल और केवल अकेला डब्ल्यू से महंगा है, बाकी किसी और से महंगा नहीं है वी। अच्छा, एस आर से ऊपर है, लेकिन एस जो है सबसे ऊपर नहीं आ सकता, तो एस का नंबर दो है, आर का नंबर ये, और बचा कौन? यू। तो बेटा सबसे महंगा मोबाइल यू है, ये पहले कथन से हमें पता चल चुका है। तो पहले कथन से हमें पता चल चुका है, पहले कथन से पता चल चुका है सबसे महंगा मोबाइल यू है। अच्छा, यहां से पता लगाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा कथन देखो, टी केवल और केवल दो से सस्ता है। अगर टी केवल और केवल दो से सस्ता है, टी केवल और केवल दो से सस्ता है, अच्छे यहाँ पे आर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है टी, ये बेसिकली टी है। टी टी केवल और केवल दो से सस्ता है तो टी का नंबर जो है ना तीन हो गया। टी केवल और केवल दो से सस्ता है, यानी कि वन और टू से। वी डब्ल्यू से महंगा है, वी ऊपर आएगा किससे? डब्ल्यू से, लेकिन टी से सस्ता है, लेकिन वी और डब्ल्यू नीचे आएंगे, वी और डब्ल्यू नीचे आएंगे। टी आर से सस्ता है, टी आर से सस्ता है तो आर आएगा ऊपर। एस यू से सस्ता है, एस यू से सस्ता है तो यू ऊपर आएगा, एस नीचे। तो बेटा दूसरे कथन से कुछ पता नहीं चला, दूसरे कथन से हमें पता नहीं चला, दूसरे कथन से हमें पता ही नहीं चला कि सबसे महंगा कौन है ना? एस यू से सस्ता है, एस यू से नीचे है तो कहीं भी आ सकता है। तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सबसे महंगा है कौन सबसे सस्ता, दूसरे कथन से नहीं पता चलेगा। तो ये जानकारी केवल और केवल पहले कथन से प्राप्त हुई है। तो डाटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, केवल पहले कथन में दिया गया डेटा ही आंसर देने के लिए पर्याप्त है। चलो, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं बेटा, इसके तुम क्या ही नोट्स बनाओगे यार, इसके कोई नोट्स वोट्स थोड़ी बनाने हैं। हम्म।
इसके तुम क्या ही नोट्स बनाओगे, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने बेटा। हाँ जी, हो गया। चलिए साहब, ये तो मैं आपको डेटा सफिशिएंसी बस ऐसे ही करा रहा था कि देखो डेटा सफिशिएंसी में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। समझ रहे हो? जी हाँ। ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का, सबसे हल्का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 नंबर पे कौन आता है ये हमें पता लगाना है। डी सी से भारी है, डी ऊपर आएगा सी से, और ए से हल्का है, ए से हल्का। तो एडीसी कहीं भी आ सकते हैं इन पांचों में, हमें नहीं पता चलेगा एडीसी कहाँ रखूं मैं। एडीसी यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी रख सकते हैं। तो केवल अकेले पहले कथन से नहीं पता चलेगा कि सबसे हल्का कौन है। बी केवल ई से भारी है, बी केवल और केवल एक व्यक्ति से भारी है, बी केवल और केवल एक व्यक्ति से भारी है ई से। बाकी बी किसी से भारी नहीं है, बी केवल और केवल एक व्यक्ति से भारी है, बी केवल और केवल एक व्यक्ति से भारी है ई से। बाकी जो बी है वो सबसे हल्का है। तो बेटा इनमें सबसे हल्का कौन है, ये बात हमें सेकंड स्टेटमेंट से पता चल चुकी है। ये बात हमें सेकंड स्टेटमेंट से पता चुकी है ना। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 2 में दिया गया डेटा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 2 में दिया गया डेटा अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। समझ रहे हो? जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर दो तुम, क्वेश्चन नंबर 14 का। इसकी मैं क्लास पीएनजी भी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसकी क्लास पीडीएफ पीएनजी की कोई आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें, है ना। इसकी क्लास पीडीएफ पीएनजी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दूंगा एक। क्लास पीएनजी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अलग से एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दूंगा डेटा सफिशिएंसी का। प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दूंगा डेटा सफिशिएंसी का। बनाइए बेटा। एस ई से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एस रिलेटेड टू ई? एस ई से किस प्रकार संबंधित है? एस ई से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एस रिलेटेड टू ई? एस ई से किस प्रकार संबंधित है? 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 डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता है और पी ई का पोता है, पी ई का पोता है। जो डब्लू की पत्नी है, जो की वर्ड किसके लिए है? जो की वर्ड है ई के लिए। ई, ई डब्लू की पत्नी है, तो ई पत्नी है किसकी? डब्लू की। एंड डब्लू किसका पिता है? एक्स का। हाउ इज एस रिलेटेड टू ई? बेटा यहाँ पे एस तो कहीं दिया ही नहीं है, तो पहले कथन से तो पता ही नहीं चलेगा कि एस और ई में क्या संबंध है। सर यहाँ पे एस दिया हुआ है, ई नहीं दिया हुआ। दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा एस और ई में क्या संबंध है। दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा एस और ई में क्या संबंध है। दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा एस और ई में। क्लास पीएनजी अपलोड करवा दीजिएगा। चलो क्लास पीएनजी अपलोड करवा देंगे क्लास पीएनजी अपलोड। ओके, खुश। तो दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा, दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा कि एस और ई में क्या संबंध है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ई नहीं है। अब दोनों कथनों को एक साथ जोड़ दो। डब्ल्यू एक्स का पिता है, डब्ल्यू एक्स का पिता हो गया। पी पोता है ई का, ई के बेटे का बेटा कौन है? पी है। जो वर्ड ई के लिए है, ई किसकी पत्नी है? डब्ल्यू की पत्नी है। अच्छा, जी एस की माँ है, हमें नहीं पता, और डब्ल्यू की पुत्र वधू है। डब्ल्यू की पुत्र वधू मतलब इसके बेटे की पत्नी कौन है? जी, और वर्ड किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन यानी कि जी के लिए। जी एस की तो मम्मी हो गई, और डब्ल्यू की पुत्र वधू, डब्ल्यू के बेटे की पत्नी कौन है? जी। और ये किसकी मम्मी है? एस की। है। और डब्ल्यू जो है
एस और ई में संबंध बेटा निकल कर आ चुका है। तो दोनों कथनों को मिलाने पर इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों कथनों को जोड़कर ही हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोनों कथनों को जोड़कर ही हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलो तुम एक और क्वेश्चन करो। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। बेटा व्हाट इज द कोड फॉर कोल्ड? कोल्ड की कोडिंग क्या है? ये जानकारी पहले कथन से मिली या दूसरे? एक निश्चित भाषा में। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हिंदी में मत देखो, हिंदी में गलत है। हिंदी में गलत है, सिर्फ इंग्लिश में ही देखो, इंग्लिश में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मीटिंग हैड बीन कॉल्ड इज रिटन एज दे कॉल्ड एवरी टाइम। तो मीटिंग हैड बीन कॉल्ड और दे कॉल्ड एवरी टाइम में कॉल्ड, कॉल्ड कॉमन है, सॉरी कॉल्ड, कॉल्ड कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा, एक्स एक्स वी टी, वी बी भी बी, ये कॉमन है, बी 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 बी। तो अकेले पहले कथन से कॉल्ड की कोडिंग पता चल चुकी है। यू कॉल्ड एवरी आवर इज रिटन एस, दूसरे कथन से नहीं पता चल पाएगी। हाँ, केवल पहला अकेला प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, दूसरा नहीं है। हिंदी बेटा गलत लिख गई थी उसकी। चलो 20वां क्वेश्चन सॉल्व करो, 20वां क्वेश्चन। टुगेदर की जरूरत नहीं है बेटा, अकेले पहले कथन से ही हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हम अकेले पहले कथन से ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तुम ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन।
बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा सबका हो जाना चाहिए। पांच व्यक्तियों में से सबसे भारी कौन है बेटा? एक, दो, तीन, चार, पांच। जो एक नंबर पे है वो सबसे भारी है। एक, दो, तीन, चार, पांच। जो एक नंबर पे है वो सबसे भारी है। सबसे भारी कौन है? जो एक नंबर पे है वो सबसे भारी है। तो पहले कथन की जानकारी लेते हैं। बी सी और डी से भारी है, यानी कि बी जो है वो सी और डी के ऊपर है, सी और डी से भारी है, लेकिन ई से हल्का है, लेकिन ई से हल्का है। तो ई बी सी डी जो सबसे भारी नहीं है, जो कीवर्ड किसके लिए? ई के लिए। बेटा ई अगर सबसे भारी नहीं है, ई का नंबर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे नीचे बी सी डी नहीं आ सकते। ई का नंबर 4 नहीं हो सकता, इससे नीचे बी सी डी आ सकते। ई का नंबर 3 नहीं हो सकता, इसके नीचे बी सी डी नहीं आ सकते। ई का नंबर या तो 1 है या 2, लेकिन जो ई है वो सबसे भारी नहीं है, तो ई जो है नंबर 2 पे। ई से नीचे बी, और इनसे नीचे कौन आएगा? सी और डी, और ऊपर कौन आ जाएगा? ए। तो पांच व्यक्तियों में से सबसे भारी कौन है? ए। ये बात पहले कथन से पता चल चुकी है। ये बात पहले कथन से पता चल चुकी है, सबसे भारी ए है। ई जो है बी और सी से भारी है। ई किस किस से भारी है? ई बी और सी के ऊपर है, लेकिन ए से हल्का है, लेकिन ए से हल्का है। अच्छा, यहां पर जो ए है वो 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन जो ए है वो नंबर 1 भी हो सकता है और नंबर 2 भी हो सकता है। नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसका मतलब दूसरे कथन से कंफर्मेशन नहीं है कि सबसे भारी कौन है। दूसरे कथन के हिसाब से ए भी सबसे भारी हो सकता है, या फिर कोई और भी सबसे भारी हो सकता है ना? तो केवल दूसरा कथन, केवल दूसरा कथन, if the data in statement second alone sufficient to answer the, sorry, if the data in the statement first alone sufficient to answer the question। केवल पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। केवल पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय। बस इतना ही था डेटा सफिशिएंसी में, और कुछ भी नहीं था। डेटा सफिशिएंसी तो बस ये दिखाने के लिए था कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। बस ये समझाने के लिए था, बाकी ये कोई अलग से चैप्टर नहीं था। तो ऑप्शंस चूज करना आना चाहिए, बस इसलिए था ये टॉपिक डेटा सफिशिएंसी।